यस, सॉरी, वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आइए जी। तो जो हमारा नॉर्मल मैनेजमेंट है, एज वी डिस्कस इन द क्लास एसेल, कि मैनेजमेंट, ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो हमें इस चैप्टर में समझना है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इन जनरल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या रोल प्ले करता है बिजनेस, सॉरी मैनेजमेंट, बिजनेस को इंप्रूव करने में, उन्हें आगे लेकर जाने में। ठीक है, चलिए जी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और इसी कॉन्सेप्ट में जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में हम मीनिंग और फीचर दोनों कवर करेंगे। यानी जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, इसमें आपका मीनिंग आ गया और फीचर्स आ गए। देन विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग। फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस को देखेंगे, दो ये भी हम लोगों ने आपके साथ क्लास में कर लिए थे, बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। एंड देन द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पर हम चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट के फंक्शंस मैंने आपको क्लास में भी रिवाइज कराए थे। दो हमारे पास ये आगे जाके चैप्टर्स बनने वाले हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे चलिए, सबसे पहले आपके साथ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशंस दी हैं लोगों ने मैनेजमेंट की। ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या है, डिफाइन किया है लोगों ने उसे, तो वो आप एक बार देख सकते हैं इन पेजेस से। ठीक है, वैसे इन जनरली बोलें तो मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। ठीक है, मैनेजिंग द थिंग्स। विशाल कह रहा है ब्लर आ रहा है स्क्रीन पर। बेटा ब्लर इसलिए आ रहा होगा, शायद जो ऑडियो या वीडियो क्वालिटी है ना, वो इतना सही से नहीं होगा। या तो आपकी तरफ से कनेक्टिविटी इशू होगा या मेरी तरफ से होगा। तो मैं आपको ना इसका रिकॉर्डेड पार्ट भेजूंगा। सो आप अपने पास या तो जो मैंने भेजा है आपको, 1 मिनट मुझे दीजिएगा आप। सॉरी, अभिषेक भी कह रहे हैं ब्लर आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, बेटा अभिषेक और विशाल या जो भी है, और भी किसी के ब्लर आ रहा है क्या स्क्रीन पर? सर मेरे भी आ रहा है सर। अंकित भी कह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए तो गया सर, अब तो गया। ठीक है, वो क्या है, स्क्रीन को हम ऊपर नीचे करते हैं ना कई बार, उसके कारण भी होता है। ठीक है, मतलब मैं जब स्क्रीन थोड़ा रोटेट करता हूँ या चेंज करता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लो। मैं इसका ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगा आपको, जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आएगा, जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया था। तो वहां वो ब्लर वगैरह वाला इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, आप वहां से भी देख सकते हैं उसको बाद में, जो भी कोई पॉइंट बच जाए, या मुझे रिपीट के लिए बोल देना आप लोग। ठीक है, चलिए। तो आइए मेरे साथ, हम लोग सबसे पहले यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ फेमस डेफिनेशंस हैं, जो अलग अलग ऑथर्स ने दी हुई हैं, डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो हमारे पास एक डेफिनेशन दी है, दैट मैनेज, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मींस यू हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर, यू हैव टू फोरकास्ट, यू हैव टू प्रिडिक्ट। ठीक है, अब प्लान टू ऑर्गेनाइज, यू हैव व्हाट यू हैव टू प्लान टू, आपको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है। हाउ टू कमांड, कमांड मींस गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, ये सब प्लान करना पड़ेगा, और उन चीजों को
कंट्रोल कैसे करना है। सो टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मीन्स टू प्रिडिक्ट कि ये सब चीजें कैसे होंगी, यानी मैनेजमेंट में इस तरह से आप काम करते हैं। एक डेफिनेशन और है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ क्रिएशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जो विद इन द बिजनेस या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है, कहता है उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना हमारे लिए क्या है जी, मैनेजमेंट है। जहां पर वेयर इन इंडिविजुअल्स वर्क इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल्स वर्क इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका वर्क अच्छे से हो पाए, इफेक्टिवली हो पाए। हमने डिस्कस भी किया था इन दोनों का, आगे भी डिस्कस करेंगे इन दोनों टर्म को दोबारा से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का। क्यों होना चाहिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? ये दोनों इसलिए होने चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है जी, क्यों होना चाहिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। देन एक डेफिनेशन और है हमारे पास, यहां पे कहते हैं मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग, स्टैब्लिश करना, establishing an effective environment. Effective environment means a productive, good environment, productive environment for people operating in formal organizations. तो एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट हो, इफेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, वो किस काम का एनवायरनमेंट हो, ऐसा नहीं, मतलब जिसमें वो काम कर सके। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पे लोग अच्छे से इफेक्टिवली अपना काम कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, उसे भी हमने क्या कहा, ये भी मैनेजमेंट है। ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है। देन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, एक डेफिनेशन अगली पढ़े हम लोग, देखें, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। आप अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉइज से क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ठीक है, इसे भी क्या कहा इन्होंने, ये भी मैनेजमेंट है। सो आर्ट ऑफ नोइंग, आपको पता है कि आपने अपने एम्प्लॉइज से, अपने लोगों से क्या काम करवाना है, और फिर बाद में ये भी देखना, इस चीज को क्या देखना इसमें हमें, कि क्या वो लोग जो काम आपने बताया है, जो काम आप करवाना चाहते हैं, क्या वो बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छा तरीका हो, ठीक है, और चीपेस्ट भी हो, यानी एफिशिएंसी भी हो और इफेक्टिवनेस भी हो। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को उसने एक दूसरे वर्ड्स में यहां लिख दिया। ठीक है, देन इन अनदर डेफिनेशन, आपको ये सारे डेफिनेशन याद नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली। ठीक है, एक डेफिनेशन और दी गई है यहाँ पे, प्योर टेलर, प्योर टेलर ने डेफिनेशन दी है, ये FW टेलर। इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना। ठीक है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, अब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, आप कौन से प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, यानी आप प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप अचीव कर सकें। ठीक है, सो इन सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि आप अपने एंड रिजल्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। एक डेफिनेशन और है हमारे पास मैरियो डगलस के द्वारा, इन्होंने क्या कहा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। इन्होंने भी मैनेजमेंट को क्या बताया, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया, विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप, ठीक है, बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी कुछ लोग, एक कुछ लोगों का ग्रुप डायरेक्ट करता है दूसरों को, ठीक है, टुवर्ड कॉमन गोल। ठीक है, यानी मैनेजमेंट यहां पर डायरेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉइज को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके, जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए काम किया जा सके। ठीक है, देन अब यहां पर आपके पास इन डेफिनेशंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, या कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल कर आ रही हैं, कुछ वर्ड निकल कर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड 3 आपके पास आए, पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस, और तीसरा है एफिशिएंसी। ये तीनों वर्ड हमने आपके साथ डिस्कस किए थे क्लास में, आई बिलीव थोड़ा बहुत आपको याद होगा, एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं।
ठीक है जी, यहां तक मुझे बताइए किसी का डाउट है कोई, तो कुछ पूछना चाहता हो कोई? बाकी मैं इसका रिकॉर्डेड कंटेंट आपको एग्जैक्टली दे दूंगा, वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर किसी को कनेक्टिविटी इश्यू आ रहे हो तो। नो सर। ठीक है, तो आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं जिन्हें इन्हें मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहा है इन्होंने, ठीक है, आइए क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, सो दीज आर आर फंक्शंस। मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। ये जो फंक्शंस हैं ये आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते तो आप नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट चीजों का, लोगों का, रिसोर्सेज का, ठीक है ना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, टेक इट इनटू कंसिडरेशन। ये नाम याद हो जाएंगे क्योंकि आगे जाके पूरे चैप्टर हैं, तो नाम का तो टेंशन नहीं लेना, ये नाम कैसे याद होंगे, ये नाम इजीली याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है जी, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहता है बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल। कहता है काम पूरा होना चाहिए, एंड रिजल्ट की तरफ फोकस करता है। किधर फोकस करता है? कि एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है, एंड रिजल्ट की तरफ फोकस कर रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। वहीं इफेक्ट एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है ना, एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी में इन्होंने लिखा है एफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। भाई बच भी रहा है, कुछ नहीं बच रहा, फायदा कितना है, लगाया 100 रुपए, उसके बाद कॉस्ट आ गई 100 रुपीज की, तो रेवेन्यू क्या है, सेल प्राइस क्या है, तो सेल प्राइस ज्यादा है तो ही फायदा है काम करने को, तब तो एफिशिएंसी है। और अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो एफिशिएंसी नहीं है। तो कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट, कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना बेनिफिट आता है उससे, उसको एनालाइज करना एफिशिएंसी है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन डराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय लेस रिसोर्सेज, यानी बेनिफिट ज्यादा मिले और रिसोर्सेज कम लगानी पड़ती हैं तो हम कहते हैं हम एफिशिएंट हैं। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट, ठीक है, वही बात है, लेस रिसोर्सेज लगाना तो इनपुट कम लगानी है, ठीक है, टू गेट मोर आउटपुट। इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा, ठीक है। इनपुट क्या है जी, इनपुट यहां पर कम होगा, इट शुड बी लेस देन, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। कॉस्ट पर फोकस करता है, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम, बेनिफिट क्या मिलना चाहिए, ज्यादा, इस पर फोकस करता है। आई बिलीव ये बात आप लोगों को क्लियर है, समझ में आई ये बात। ध्यान रखना, इफेक्टिव मतलब काम पूरा होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एंड रिजल्ट है वो हमें अचीव करना चाहिए, तब तो मैं कहूंगा हम इफेक्टिव है। और एफिशिएंसी में क्या कह रहे हैं, इफेक्टिवनेस आ गई, काम पूरा हो रहा है, बट यहाँ एफिशिएंसी में हम क्या बात करते हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी, क्या कॉस्ट जो तय की थी वही आ रही है या कॉस्ट कम ज्यादा है, ठीक है। कम ज्यादा में ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट या कम, कम होनी चाहिए कॉस्ट, बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए, इनपुट्स कम लगने चाहिए, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बताइए जी यहां तक मुझे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे रिवीजन था ये, यहां तक आप लोग पहले कर चुके थे, ठीक है। देन वी आर मूविंग अहेड, ठीक है। कीवर्ड्स ये जो अभी हमने पढ़े हैं उसी में से निकला है, सो आई डोंट थिंक ये वाला पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। ये जो कीवर्ड आपने अभी किए, इफेक्टिव कर लिया और एफिशिएंट भी कर लिया, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपने अभी अभी गो थ्रू किया है। अब आपके पास एक केस स्टडी है, देखिए जी, आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज हैं, वन बाय उन्हें आंसर करना है। देखिए, management has to see management has to see that tasks are completed and goals are achieved with the least resources
लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। कंप्लीशन तो है, साथ में एक वर्ड और जोड़ दिया एंड, कहता कंप्लीशन तो हो पर साथ में कैसे हो जी, लीस्ट कॉस्ट के साथ हो। कंप्लीशन का मतलब क्या था, इफेक्टिवनेस। कंप्लीशन का मतलब क्या था, इफेक्टिवनेस। और मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। ये आपने कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका कीवर्ड कहां है जिसपे आपको फोकस करना है। नाउ आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट हमने बगैर क्वेश्चन देखे ही पढ़ लिए कि दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन आपका बी आ गया, ठीक है। पर आपने पहले जब आप पढ़ रहे हैं वहीं आपका फोकस होना चाहिए। जब आप केस स्टडी को देखेंगे, ये छोटी केस स्टडी थी, एक नंबर में आएगी आपके पास, बड़ी केस स्टडीज भी आएंगी हमारे पास, तो कीवर्ड कहां पे है उस पर फोकस करना है सारा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। आई बिलीव क्वेश्चन 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था आपको, हम आज या मैक्सिमम कल तक के लिए ये बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी बुक यूज करेंगे, ठीक है। आपके कौन सी बताई थी मैंने आपको, सॉरी, ये सुभाष डे हम यूज कर रहे थे ना, वो करेंगे। आज आज के लिए हम पूनम गांधी वाला पार्ट ये कर रहे हैं। मेरे पास अभी सुभाष डे की सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो अगला आइए जी, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। कहता है जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को जो अचीव करते हैं, वो बाय चांस नहीं करते कि बस हो गया, गलती से हो गया जी, ठीक है। बट दे फॉलो अ डेलिबरेट प्रोसेस। बट एक डेलिबरेट प्रोसेस फॉलो करते हैं। डेलिबरेट आई मीन, आई बिलीव आप लोगों को पता होगा डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है। अच्छे से। हाँ बिल्कुल, विद एन पर्पस, पर्पसफुली आपने वो काम किया, ठीक है। पर्पसफुली आप कह सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको पर्पसफुली के अलावा इंटेंशनली, इंटेंशनली, ठीक है। मतलब बाई चांस नहीं हुआ। देखो चांस का मतलब था, मतलब बस हो गया गलती से, नहीं, गलती से नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं हो गया। वी पर्पसफुली डन समथिंग, वी इंटेंशनली डन समथिंग टू अचीव, ठीक है। तो डेलिबरेट हो गया इसका, इफेक्टिव। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इफेक्टिवनेस नहीं। देखो ध्यान से देखना, यहां पे एक वर्ड है प्रोसेस। आई बिलीव प्रोसेस क्लिक करेगा, प्रोसेस क्लिक करेगा आपको, ठीक है। इफेक्टिवनेस कोई प्रोसेस नहीं है। इफेक्टिवनेस तो आपने एक टूल यूज किया, ठीक है। एफिशिएंसी कोई प्रोसेस नहीं है। कोऑर्डिनेशन जरूर प्रोसेस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आपने इन दोनों में डाउट जाता है। एक तो कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है। कोऑर्डिनेशन में तो सिंक्रोनाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। यहां पे क्या कहा इन्होंने, एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, बट जो आंसर होगा वो होगा मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकते हैं। या मैनेजमेंट प्रोसेस है जहां पे कोऑर्डिनेशन होता है रिसोर्सेज के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन तो खुद मैनेजमेंट का पार्ट है। तो प्रोसेस हमने क्या कहा यहाँ पे, मैनेजमेंट को कहा, ठीक है। चलिए, यहाँ कोई डाउट क्वेरी है तो मुझे यहां तक आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो मैंने रीजन दिया, लॉजिक दिया हो, आपको कंफर्टेबल ना हो आप उसके साथ। नहीं है सर। चल सकते हैं आगे, ठीक है। यस सर। आगे आइए जी। हाँ, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नंबर थर्ड। थर्ड हमारे पास केस स्टडी है एमसीक्यूज वाले में जो पार्ट था। इन्होंने कहा ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन एबीसी लिमिटेड रिसीव ए न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स। कहता है हमें एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या मिल गया जी, 10,000 मोबाइल फोन्स
टू बी डिलीवर्ड, 10 दिन के अंदर डिलीवरी देनी है जी, ठीक है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वी हैव टू गिव द डिलीवरी इन द नेक्स्ट 10 days, फेलिंग विच, और अगर आप फेल करते हैं, मतलब इफ यू आर अनएबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट or the mobile phones within the next 10 days, then if you fail to do so, the contract will be null and void. Means null and void का मतलब यहां पर क्या है, contract will stand cancelled. क्या मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, वो कैंसिल मान लिया जाएगा. नल एंड वॉइड अभी आपके लिए टेक्निकल वर्ड है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा. मैंने अभी शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया है इसका मतलब क्या होता है. नल एंड वाइड का मतलब उसका कोई इफेक्ट है नहीं है, मान लिया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, ठीक है. यानी अब वो आपसे बाद में 10 दिन बाद वो आपसे मोबाइल फोन्स नहीं लेंगे अगर आप डिलीवरी लेट देते हैं. नाउ टू कंप्लीट द प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन करने के लिए मैनेजर हैज प्लान्ड टू आउटकम द प्रोडक्शन, ठीक है, सो दैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम. भाई उन्होंने प्लान किया इस तरीके से, ठीक है, टू आउटसोर्स द प्रोडक्शन. भाई बाहर से करवा लेते हैं काम को, आउटसोर्स समझते हैं ना, हमने क्लास 11 में पढ़ा था आउटसोर्सिंग, बीपीओ से रिलेट किया था आप लोगों ने इसको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, ताकि हम अपना जो ऑर्डर है वो टाइमली पहुंचा सके, टाइमली डिलीवरी दे सके. द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कॉस्ट. अब कहता है जब आउटसोर्स किया तो आपको पता है आप किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं तो वो भी कुछ प्रॉफिट लेगा, ठीक है. ही ऑल्सो रन्स द बिजनेस, तो वो भी कुछ प्रॉफिट चाहता है, तो उसने अपनी कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट आपको लगा कर दिया. आप खुद बनाते तो प्रॉफिट किसी को नहीं देना पड़ता, वो प्रॉफिट आपका हो जाता. तो वो आपका जो लॉस है, किसी का जो प्रॉफिट बना वो आपके लॉस है, आपकी कॉस्ट इनकर हो गई, जिसके कारण आपकी कॉस्ट बढ़ गई. आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट होनी चाहिए थी 100 रुपीज, तो 30% से बढ़ गई, लेट्स सपोज 130 रुपए हो गई, 30% कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है यहां पर, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी आपको ध्यान से ही कराने की कोशिश कर रहा हूं, सो यू ऑल्सो पे अटेंशन टू दिस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. देखिए इफेक्टिवनेस तो आ गई, क्या एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी नहीं आ पाई सर, ये नहीं हो पाया. इफेक्टिवनेस आ गया, एफिशिएंसी नहीं आ पाई. समझ रहे हैं ना क्यों नहीं आ पाई एफिशिएंसी, क्योंकि हमने किस पर फोकस किया, यहां पे हमने काम तो पूरा कर दिया, एंड रिजल्ट जो था हमने आउट प्रोडक्शन डिलीवरी देनी थी 100 यूनिट्स की, वो हमने दे दी, ठीक है, बट हम लोग कॉस्ट को कम नहीं कर पाए, कॉस्ट हमारी बढ़ गई, तो एफिशिएंसी फ्लो आउट हो गई और इफेक्टिवनेस हम पूरी कर पाए थे, हमने टारगेट अचीव कर लिया. तो आपने बताना है क्या उन्होंने दोनों काम पूरे किए, तो मैं क्या कहूंगा, नो, द प्रोडक्शन मैनेजर हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज इफेक्टिवली, नो डाउट ऑन दैट. He focused on the end result, but he could not achieve efficiency. Why he could not achieve that? Due to increase in cost. The cost has increased, and it means he could not, the efficiency could not be achieved. He could not generate more output with lesser resources, lesser cost, more profit. ठीक है, वो नहीं हो पाया, ठीक है. Then अगला ये कहता है give any 2 point of difference between effective and efficiency. तो 2 पॉइंट के डिफरेंसेस देने हैं, तो जैसे इफेक्टिवनेस टारगेट एंड रिजल्ट पर फोकस करता है, एफिशिएंसी कॉस्ट पर फोकस करता है, ठीक है. तो इस तरीके से आपने डिफरेंसेस देने हैं. क्या बात क्लियर है? यस सर. ठीक है. देन अगला हमारे पास इसी में 4th क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है जरा एक बार समझे. कहता है एबीसी लिमिटेड, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेट अप अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ. तो टारगेट क्या था जी, 100 गारमेंट्स पर मंथ एट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट. तो टारगेट मीट कर लेना, इफेक्टिवनेस होगा.
कॉस्ट को मीट कर लेना एफिशिएंसी होगा। मोहन वर्कर वर्क डबल शिफ्ट, मोहन कोई वर्कर है यहां पर, उसने डबल शिफ्ट में काम किया एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स। 200 टारगेट था बट 150 मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 गारमेंट्स। भाई कॉस्ट भी बढ़ गई और एफिशिएंसी भी, इफेक्टिवनेस भी नहीं आई, टारगेट भी मेट नहीं हुआ और कॉस्ट भी बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ बताइए? अगर आप देखें ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप ओवर टाइम करा रहे हो। जब आप डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो तो नॉर्मल, आपको पता है ओवर टाइम एक्स्ट्रा पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है ना। ओवर एंड अबव नॉर्मल टाइम से ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ गई इनकी, टारगेट पूरा हो नहीं पाया, ठीक है ना। आगे चलिए। ऑन द अदर हैंड रवि, एक और है हमारे पास अनदर वर्कर, रवि जो है, ही फोकस्ड ऑन कॉस्ट एंड हैंडल्ड रिसोर्सेज वेरी इफेक्टिवली केयरफुली, सो ही मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट्स। अब कहता है दूसरा एक व्यक्ति और है, उसने अपना काम थोड़ा सही से किया, 90 गारमेंट्स बना दिए, बट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190, ठीक है। तो टारगेट ये भी मेट नहीं कर रहा, इफेक्टिवनेस यहां भी नहीं आई, बट एफिशिएंसी है, क्योंकि कॉस्ट क्या थी हमारी 100, नहीं कॉस्ट इसकी भी नहीं आई, सॉरी सॉरी, कहा था हमारे पास, अच्छा 200 का था, हाँ आ गया ना, ये वाली बात, ये हमने अचीव कर लिया, इन्होंने अचीव नहीं किया था शायद ये 100 गारमेंट्स 200, हाँ इनका अचीव नहीं हुआ था। ये देखिए इन्होंने 230 पर किया मोहन ने, और वहीं रवि ने जो कॉस्ट प्रोडक्शन किया वो 190 पर कर लिया। तो एफिशिएंसी तो कहां पर है? रवि के, ठीक है। और इफेक्टिवनेस की बात करें, चलो उस पर भी आएंगे। अब देखिए टारगेट था 100 का, इन्होंने कितना टारगेट लिया, पूरा किया, इन्होंने, मोहन ने क्या किया, 150। यानी यहां पर मोहन वाले केस में इफेक्टिवनेस तो है, टारगेट से ज्यादा पूरा कर लिया, तो टारगेट तो काम एंड रिजल्ट तो पूरा हो गया, बट कॉस्ट बढ़ा ली। और इन्होंने हमारे यहाँ क्या किया, इन्होंने एंड रिजल्ट जो था, जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, बट कॉस्ट कर लिया, ठीक है ना। द थर्ड वर्कर, एक वर्कर और है, he maintained the balance and achieved 100 garments at a estimated cost of 200। ये बिल्कुल सही गया। एक और वर्कर जो है, वर्कर नंबर 3, उन्होंने जो टारगेट था उसी के हिसाब से काम किया कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होने थे, 100 रुपए के हिसाब से प्रोड्यूस होने चाहिए थे, 200 रुपए पर यूनिट का, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द क्वालिटीज पोजेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। तो आप जब रवि की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे जी, रवि ने एफिशिएंसी तो दिखाई पर इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई, ठीक है ना। उसने एफिशिएंसी तो दिखा दी, इफेक्टिवनेस, मोहन ने क्या किया, मोहन ने इफेक्टिवनेस दिखा दी, ठीक है, यानी टारगेट पूरा कर लिया बट कॉस्ट बढ़ गई, तो ये एफिशिएंट नहीं है। तो जो नहीं है वो लैग कर रहे हैं, ठीक है। आंसर आई बिलीव समझ में आया। लैग क्या कर रहे हैं भाई, जो वो अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो लैग कर रहे हैं उस चीज को। व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, थर्ड वर्कर में क्या क्या क्वालिटी है, थर्ड वाले में इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है, दोनों है, ठीक है। बिकॉज ही मेट द रिजल्ट इन मिनिमम कॉस्ट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्लान कॉस्ट। विच वर्कर इज प्रेफर्ड, अब बोलो कौन सा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली जो जो थर्ड वर्कर है, थर्ड वर्कर जो है उसे मैनेजमेंट क्या करेगा जी, प्रेफर करेगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ में चलती हैं। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये कर लो वो नहीं करो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब आगे चले, यहां से मुझे बताइए, यहां तक ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये केस स्टडी समझ में आई या नहीं आई? चलिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया आपका, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, आ गई। ठीक है। टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेट्स मूव नेक्स्ट।
अब आते हैं फीचर्स पर, कैरेक्टरिस्टिक पर। ये सारा हम रिवीजन ही कर रहे हैं, आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इस पर हम बात कर चुके थे। केस स्टडी नहीं थी आपकी दूसरी बुक में, नहीं थी, इसलिए मैंने एक बार आपको डिटेल में वो करवा दिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और या फीचर्स की बात करें मैनेजमेंट के, देन मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी जहां पर जब भी हम कोई काम करते हैं, इस प्रोसेस को जब अप्लाई किया जाता है, तो हमेशा जो हमारा एंड रिजल्ट है, जहाँ जो हमने अचीव करना है, उसको ध्यान में रखकर, उस पर फोकस रखकर भी हम अपनी जो मैनेजमेंट के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, हम अकॉर्डिंगली प्लानिंग करते हैं। ठीक है, एंड सारे रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, मैनेजमेंट क्या है जी? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी यहाँ पर जो भी फंक्शंस, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को, हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हमें करना चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखकर हम करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है, मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो किस तरफ एम करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है? टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, आई बिलीव मैंने समझाया आपको, पर इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपने रीड करना है। और चीज कोई क्लियर ना हो, देन यू हैव टू लेट मी नो कि सर ये चीज थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, एंड देन विल गो थ्रू इट। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव समझते हैं? ठीक है ना? परवेसिव का मतलब है that the management activities are applied in all type of organizations in all departments at all levels। यानी ये हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। ठीक है, किसी भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में मैनेजमेंट अप्लाई होता है, कहीं नहीं अप्लाई होता। सो इट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, इन द होल वर्ल्ड वी यूज इट। मैनेजमेंट प्रोसेस को हम हर जगह पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अप्लाइड एवरीवेयर, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। आप क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें आगे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल समझते हैं? ठीक है, अच्छा चलो, मल्टी डायमेंशनल हम नेक्स्ट क्लास से के साथ स्टार्ट करेंगे, मुझे आप बता दीजिएगा हमने कहाँ छोड़ा था। ठीक है, अच्छा इसके पीछे के आप अपने नोट्स वगैरह बनाएंगे, आप अपनी बुक से केस स्टडीज गो थ्रू करेंगे। जो केस स्टडीज हैं, कोई केस स्टडी समझ नहीं आए तो आप मुझे बताएंगे, आई विल हेल्प यू आउट। अभी टाइम खत्म होने वाला है, तो ये फीचर हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ सेशन को। कोई डाउट क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं मुझे। ठीक है, स्टॉप करते हैं फिर अभी के लिए सेशन को।